हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने एचटेट पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं 2024 के क्वेश्चंस। तो कल हमने 91 से 100 तक क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 101 यानी कि 101 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या आएगा, तो देखो यहाँ से हमें सिंपल पता है कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। और जब हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मेरे पास नीचे आने वाले हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या बनने वाला है, a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बनेगा। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सिंपल क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर होगा तो रूट्स हट जाएगा तो 5 आएगा और 3 आएगा, यानी कि नीचे मेरे पास क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। ये मैंने अलग से कैलकुलेट कर लिया, अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लिए कि नीचे मेरा क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब जब मैं एलसीएम लूँगी तो ये प्लस वाला जो है प्लस से मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, स्क्वायर बनाएगा, यानी कि क्या बनेगा मेरे पास, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनेगा। और क्या बनेगा मेरे पास, बीच में प्लस है, यहाँ बनेगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। नीचे मेरा 2 चलेगा तो मैं उसको बार बार नहीं लिखूंगी, मैंने साइड में लिख दिया है कि नीचे मेरा क्या बनने वाला है, 2। अब देखो इसका होल स्क्वायर जब आप ओपन करोगे और बीच में प्लस का साइन है तो हमेशा ध्यान रखना कि जो 2ab वाली टर्म आएगी वो हमेशा कैंसिल आउट होगी। और जब बीच में माइनस का साइन होता है तो 2ab वाली टर्म क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर प्लस है, देखो इसको ओपन करोगे तो √5 का जब स्क्वायर खोलोगे यहाँ से तो 5 आ जाएगा। √3, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर जब इस a का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, √3 का करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो 3 प्लस 2ab यानी कि 2 √5 और √3 प्लस यहाँ पर भी सेम वही ओपन होगा, क्या, 5 प्लस 3 माइनस 2 √5 √3। अब ये देखो ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से 5 और 3 8 प्लस 8, ऊपर क्या बन गया, 16 आ गया और नीचे क्या है, 2 है, तो कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 8। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, सेकंड आंसर करेक्ट हो गया। तो देखो यहाँ पर हमने थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है ना वो माइंड में कर ली कि नीचे मेरा क्या बनने वाला है, तो मैंने नीचे निकाल लिया, बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है और अलग से फिर मैं ऊपर ऊपर का सोल्व कर लूंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन है, देखो आपके पास में रेडियस और स्लांट हाइट जो है ना कोन की, उसका रेशो मुझे गिवन है। ठीक है, जैसे मान ली ये मेरे पास क्या है, कोन है, तो ये एग्जाम में आपको नहीं बनाने की जरूरत है, ये कोन हो गया। इसका यहाँ पे मुझे इसकी रेडियस जो है वो 4 गिवन है और ये जो है ना तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ठीक है, स्लांट हाइट जो है ये मुझे 7 गिवन है। अगर ये एक परफेक्ट रेशो में होता ना, तो जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था, डायरेक्ट उसका आंसर 26 निकाला था। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते थे, यहाँ पर पूछा गया रेडियस और स्लांट हाइट का रेशो दे रखा है, तो मुझे रेडियस बतानी है कि कितनी होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो जो कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का, वो मेरे पास क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल होता है, जो कि मुझे कितना गिवन है, जो मुझे गिवन है 792 गिवन है। अब यहाँ से पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। आर देखो ये रेशो है ना, तो इसको मैं रेशो को मान लिया एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 4x इंटू में 7x इज इक्वल टू में 792। अब 7 से तो 7 डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा और ये बन जाएगा मेरे पास 22 इंटू में 4 इज इक्वल टू 792। अब देखो इसको क्या कर लो, कैंसिल आउट कर लो। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से कैंसिल आउट करते हैं देखो इसको, तो 4 1 जा, फिर हमारे पास 3 बचेगा, फिर 4 जो है वो यहाँ पर 9 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 से 3 बचेगा और फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 पे आ जाएगा। अब देखो ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 यहाँ पर भी कितना आएगा मेरे पास, 11 और 8, फिर से ये किस पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 9, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 9। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देखो प्लस माइनस आएगा, लेकिन जो रेडियस है या स्लांट हाइट है उसको हम नेगेटिव में नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे, 3। तो यहाँ से आपको रेडियस बतानी थी, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इजी था क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो आप। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन है, देखो वेरी इजी क्वेश्चन, √2 इज
तो ये सबको पता होता है √2 जो है हमारे पास क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। ठीक है, रेशनल नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट कंडीशन क्या होती है, q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास इंटीजर में क्या आएगा, माइनस वाली सारी वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से इधर डॉट डॉट करते करते -3 -2 -1 एंड यहाँ इधर क्या आएगा, 1 2 0 भी आएगा, 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। तो ये इजी क्वेश्चन था, √2 जो है वो इरेशनल नंबर होती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन है देखो यहाँ पर, पी क्यू और आर मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, और हमें इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, और मुझे बताना है कि आर जो है अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जो तीनों की एफिशिएंसी है, और अगर आप डेज से मल्टीप्लाई कर देते हो, यानी कि अगर मैं एफिशिएंसी जो उनकी क्षमता है इनटू में क्या कर दूं, डेज यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। ठीक है, तो टोटल वर्क मुझे निकालना है, तभी तो हम निकालेंगे ना कि आर अकेले उसको कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से मेरे पास टोटल वर्क कैसे निकालूंगी मैं, कि डे तो मेरे पास 30 गिवन है। अब एफिशिएंसी देखो, टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी बन गई, टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी बन जाती है, 35 और 12 कितना हो गया, 47। तो ये मेरा टोटल वर्क आ गया। अब आर की एफिशिएंसी क्या है, देखो आर की एफिशिएंसी है 12, तो 12 से डिवाइड कर दो। 12 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो पूरा तो कैंसिल आउट नहीं होगा, 1 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे ये फिर से क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड 2 से डिवाइड हो जाएगा 5, और नीचे कितना आ जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, 5 को 47 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आप देखोगे, तो देखो इसको है ना हम क्या मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं, और 50 मानेंगे तो 250 है ना। 250 में से आपको क्या करना है, क्योंकि ये 3 कम है, तो 3 यानी कि 15 हमें और माइनस करना रहेगा, और नीचे क्या रहेगा 2। तो जब 250 में से आप 15 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 235/2। तो इतने दिन में आर जो है मेरा वो काम पूरा कर लेगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिंपली क्या निकालना था, टोटल वर्क निकालना था। टोटल वर्क निकालने के बाद क्या करना था, जो आर की एफिशिएंसी है उससे डिवाइड करना था, तो आर जो है उसके नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि आर कितने दिन में कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें ए बी इनकी वैल्यू गिवन है, और हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये तो इजी है, निकाल सकते हो, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर देखो ए की वैल्यू 4 है, तो 4/4 करोगे तो ये तो पहले ही हटा दो, हट गया ये तो पहले। अंदर क्या बच गया मेरे पास, 4। बी की वैल्यू कितना है, बी का स्क्वायर यानी कि कितना हो गया, 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा और ईजी हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा हमें 36 से। ठीक है, तो 4 मैंने कॉमन लिया तो 2 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बच गया 36 माइनस एक 4 यहाँ से जा चुका है, तो यहाँ पर सिंपली क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास 2, और अंदर क्या है 32। अब 32 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि हम 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू में 2 लिख सकते हैं। अब 16 इंटू 2 लिखेंगे तो ये तो 4 बन के बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आएगा, और बाहर 2 ऑलरेडी है, तो 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 8√2। तो 8√2 मेरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक हमें क्या दे रखा है, सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, और जिसकी वॉल्यूम मुझे गिवन है, और उसकी हाइट गिवन है। मुझे क्या पूछा है, उसका लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। तो यानी कि ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर हो गया। ठीक है, इसकी वॉल्यूम मुझे गिवन है। वॉल्यूम क्या होती है, अब इसकी वॉल्यूम होती है हमारे पास πr²h, ये मुझे गिवन है 448 पाई। तो पाई से तो पाई ऑलरेडी हटा ही दो। ठीक है, हाइट मुझे गिवन है कितनी, 7। 7 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट यहाँ से ही मैं 7 से क्या कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर r² है, नीचे 7 आएगा, तो 7 से इसको डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करोगे तो 6, और फिर 2 बचेगा, और ये 4, यानी कि r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 8 आ गई। आर की वैल्यू 8 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो लेटरल सरफेस यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh, ये होता है हमारे पास सिलेंडर का 2πrh होता है।
तो बस ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, आर आ गया हमारे पास, एच आ गया, तो 2 इंटू में यहाँ पर 22/7, आर की वैल्यू 8 आई है, एच की वैल्यू 7, तो 7 से तो 7 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो यूनिट प्लेस सबका डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ देख लेते हैं हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या बन रहा है। तो यहाँ पर देखो 8 और 2 16, 16 और 6 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा ना, 12 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 352 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, यानी कि लगातार पूछा है ना, तो 1 से 50 लगातार संख्याओं का हमें सम बताना है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि लगातार अगर संख्याएं पूछे 1 to 50 तो उनके सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू रख दो 50, 50 इंटू में 51 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा 25, 25 और यहाँ पर क्या है लास्ट में 5 है। देखो यूनिट प्लेस पे, अब यूनिट प्लेस पे 5 जो है वो 3 आंसर में है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते, तो 25 की टेबल सबको ही आती है आई थिंक। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा लास्ट में, और कैरी कितना हो जाएगा 2। अब 25 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 125, और 2 ऐड करोगे तो यानी कि 7 आएगा, है ना। तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1275 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा मतलब हमने क्यों उसको मल्टीप्लाई करना, सिंपल हम क्या करेंगे, देखो 25 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया यूनिट प्लेस पे, लेकिन यूनिट प्लेस से बात नहीं बन रही है तो मैंने 2 क्या कर दिया, कैरी कर दिया। अब मैं 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 125 आएगा, 125 आएगा तो मैं उसमें 2 ऐड करूंगी, सिर्फ यूनिट प्लेस देख लो 7 बनेगा, तो 1275 मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो एक दुकानदार है जो कि क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर वो कितना रुपए मार्क कर देता है, यानी कि मार्क प्राइस क्या हो गया, अंकित मूल्य जो है ना 3750। ठीक है, जैसे हम किसी भी दुकान पे जाते हैं तो उस दुकानदार ने उस पे क्या कर रखा है, मार्क प्राइस जो है उसका 3750। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो उस पे भी प्राइस कुछ लिखा होता है लेकिन उस पर डिस्काउंट मिलता है हमें, तो सेम इसी तरीके से कि एक दुकानदार है जिसने प्रोडक्ट पे मार्क प्राइस कितना, अंकित मूल्य कितना कर रखा है 3750, लेकिन फिर वो क्या कर देता है 20% का डिस्काउंट दे देता है, और 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको क्या हो रहा है 250 का उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी कि 250 का उसको लाभ हो रहा है। तो हमें क्या बताना है कि जो प्रोडक्ट है उसका, उसके मार्क प्राइस और उसकी कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस बताना है। मार्क प्राइस यानी कि हमें कैलकुलेट करना है मार्क प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, है ना, कि अंकित मूल्य और उसके लागत मूल्य यानी कि जो क्रय मूल्य है उसका जो एक्चुअल प्राइस है उन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अब देखो 20% की डिस्काउंट देता है, अगर 20% आपको निकालना आता है तो यहाँ से सीधा पहले 10% निकालो। तो इससे पहले वाले एक और वीडियो में मैंने बताया था कि 10% निकालना है, तो ये जो लास्ट की जीरो ना इसको हटा दो, ये मेरा जो 375 बच गया ये मेरा 10% आ गया। अब इसका डबल कर दो, अब डबल देखो कैसे करोगे, 300 का डबल करो, कर सकते हैं ना, 600 हो गया, 75 का डबल कर सकते हो 150, तो टोटल यानी कि इसका क्या आ गया मेरे पास 20% कितना आ गया, 750 रुपये आ गया। अब 750 को आपने क्या करना है, इस मार्क प्राइस से माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो 3000 बचेगा, यानी कि उसने 20% का डिस्काउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस क्या आ गया, यानी कि उसने 3750 तो उस पर मार्क कर दिया लेकिन उसने 20% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब 20% का डिस्काउंट दे इसका मतलब उसने बेची कितने की है, उसने 3000 की वो चीज़ बेच दी। अब 3000 की बेचने के बाद भी उसको 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, भाई सेलिंग प्राइस में से हम क्या कर देंगे, इसका जो 250 है ना जो प्रॉफिट हो रहा है वो माइनस कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2750 रुपये, तो ये इसका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कॉस्ट प्राइस और इसकी जो एमपी है यानी कि मार्क प्राइस है इसका डिफरेंस देख लो, 3750 और 2750 सीधा सीधा 1000 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। अगर ऐसे नहीं निकाला, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये डिस्काउंट कितना दिया 750, यहाँ पर कितने का डिफरेंस उसको फायदा हो रहा है 250 रुपये का, तो यहाँ भी देखोगे ना 750 और 250 ये भी क्या बन रहा है 1000 ही बन रहा है, तो डिफरेंस सीधा सीधा है, या यहाँ से देख लो डिफरेंस 3750 मार्क प्राइस था और मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना आया 2750 रुपये का, तो 1000 रुपये का क्या हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। क्या दे रखा है, हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल की जो रेडियस है ना वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। अब एक आर्क है जो कि सेंटर के ऊपर ना, ये जैसे मान ली ये वाली आर्क है, ये आर्क जो है ना, ठीक है, ये आर्क क्या कर रही है, यहाँ पर कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है, और ये मेरी रेडियस है 21। अब क्या पूछा है, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, ये वाली लेंथ पूछी है, इस आर्क की लेंथ कितनी होगी। तो देखो लेंथ जो होती है ना आर्क की, यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है हमारे पास, ठीक है, कि जो मेरे पास थीटा होता है, थीटा जो है, या फिर आप इसको कैसे निकाल सकते हो, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये 10th क्लास में आ जाता है, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, मुझे ये लेंथ निकालनी है, तो लेंथ के लिए क्या करेंगे हम, देखो ये पूरा जो सर्किल है ना, इसकी सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, ठीक है। अब 2 पाई आर कब होती है, यानी कि ये पूरा सर्किल जो है इसकी लेंथ 2 पाई आर के बराबर होती है, परिधि जिसको बोलते हो सरकमफेरेंस। ये कब होती है, जब ये पूरा एंगल 360 बनाती है तब होती है ना। लेकिन मुझे बताना है कि जब 60 एंगल बना रही है तो ये लेंथ कितनी है। तो आप कैसे करोगे इसको, तो ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो एंगल ये बना रही है 60/360 इंटू में 2 पाई आर कर दो, 2 इंटू में 22/7, और ये आर आर दे रखी है मुझे 21। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट करोगे तो ये नीचे कितना आ गया, 6 आ गया। 7 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 3 करेक्ट हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर आंसर मेरा आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 10th क्लास में एक चैप्टर आता है ना, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर ये आर्क की लेंथ पढ़ते हैं, आर्क के द्वारा कितना एरिया बन रहा है, तो ये हम निकालते हैं। तो वहाँ हम कैसे निकालते हैं, देखो ये बस इतना समझना है कि जब पूरी लेंथ 2 पाई आर होती है तो एंगल 360 बनता है। अब मेरे पास, मुझे नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि 360 ऐसे निकालते हैं ना, हम छोटी क्लास में सीखते हैं, 360 एंगल है तो लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। अगर 1 डिग्री एंगल आ जाए तो लेंथ कितनी है, 2 पाई आर/360। अब क्योंकि मेरे पास एंगल कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई आर/360 इंटू में 60, तो ये चीज़ आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ही था, समझ गए होगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले इस क्वेश्चन को एक और तरीके से देख लेते हैं। जैसे कि आप अपनी 11th क्लास में पढ़ते हो कि थीटा जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, L/R के बराबर होता है ना। तो थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, थीटा यहाँ पे रेडियन में होना चाहिए। रेडियन में मतलब जैसे अब ये डिग्री में दे रखा है मुझे 60 डिग्री, अब मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो 180 डिग्री होता है वो मेरा पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है, पाई रेडियन के बराबर होता है यहाँ पर। तो मुझे 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो पाई/में 180 है ना, यहाँ से। या फिर वैसे भी आप 10th क्लास में पढ़ते हो 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, पाई/3 के बराबर होती है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, अगर आपको पता है कि थीटा तो है 60 की वैल्यू मतलब पाई/3 रेडियन के अंदर, और एल मुझे निकालना है और आर मुझे गिवन है 21। तो देखो यहाँ से क्या है, 22/7 पाई की वैल्यू रख लो, 1/3, 21 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एल तो यहाँ से भी निकालोगे, नीचे भी 21, ये 21 कैंसिल आउट हो गया, तो एल की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ रही है, 22 आपके पास में आ जाएगी। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, 10th वाले से करना चाहो तो 10th वाले से कर सकते हो, और 11th वाले से करना चाहो, ये हम पढ़ते हैं 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, है ना, कि थीटा जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, L/R के बराबर होता है। तो आई होप दोनों तरीके आप समझ गए होंगे। यहाँ से आपको बस इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे ये पता होना चाहिए थीटा जो है यहाँ पर ये किस में होता है, रेडियन के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप किसी भी एंगल को रेडियन में बदल सकते हो कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो यहाँ से देखो आप निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 60 से करोगे तो ये 3 पे चला जाएगा, तो पाई/3 आ जाएगा। वैसे भी हमें पता होता है कुछ कुछ, जैसे कि पाई/4 का पता है हमें 45 होता है ना, और इसी तरीके से 30 डिग्री का पता होता है कितना होता है, पाई/6 होता है। 60 का मुझे पता होना चाहिए, पाई/3 होता है। 45 मतलब कितना होता है, पाई/4 होता है, ठीक है। 90 डिग्री मुझे पता है कितना होता है, पाई/2 होता है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है मुझे 24, 30, 54 का, ठीक है। तो हाईएस्ट का मतलब जो सब में कॉमन होगा वो निकलेगा। तो यहाँ से देखो, अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है
कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो 5 जो है वो तो सबको डिवाइड करेगा नहीं, तो 5 तो होगा नहीं, है ना? और 2 और 3 हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, हाईएस्ट देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देखते हैं। देखो 24 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो क्या होता है, 2 की पावर 3 इंटू में 3 बन जाएगा। 30 क्या बनता है, यहाँ से 30 बनेगा, 30 क्या बन जाएगा, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू में 5। और 54 जो होता है वो मेरे पास क्या बनता है, 54, तो यहाँ से 3 की पावर 3 है ना, 3 की पावर 3 27। और 27 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में क्या बनता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 बन जाएगा ना, 54 बनेगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 54 आ गया। अब देखो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमने, तो यहाँ पर 2 की सब में हाईएस्ट पावर देखनी है। 2 की सब में हाईएस्ट पावर सिर्फ एक ही है ना, 2 की पावर 1। अच्छा, सब में 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है। अच्छा, 5 तो सब में कॉमन है ही नहीं, तो 5 को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो जो मेरे पास कॉमन आया, दो तीनों में कॉमन आना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, तीनों में हाईएस्ट वैल्यू कॉमन क्या है, तीनों में हाईएस्ट वैल्यू कॉमन है 2 की पावर 1। देखो यहाँ पर 2 की पावर सिर्फ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, तो हम 2 की पावर 1 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर भी देखो तीनों में 3 की पावर हाईएस्ट कितनी कॉमन है, तो 3 की सिर्फ एक ही पावर कॉमन है, तो यहाँ से मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया इनका, 6 आ गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आज के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और जल्द ही हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी के लिए टीजीटी पीजीटी, जो भी आपकी थ्योरी क्लासेस होंगी, थ्योरी एंड आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी उसके अंदर साथ साथ।